सेहतनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। सेहतनामा रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल और हर हफ्ते लेके आता है एक विशेषज्ञ को जो कि आपसे मुखातिब होते हैं, नए नए विषयों पर आपको बताते हैं नई नई बीमारियों के बारे में और उसके इलाज के बारे में। आज हमारे साथ हैं सेंट्रल इंडिया के वरिष्ठतम उदर रोग एवं लिवर विशेषज्ञ डॉक्टर सीसी चौबल। डॉक्टर चौबल, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर चौबल से आज हम चर्चा करेंगे फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अर्थात जो फैट जमा हो जाता है लिवर में, और ये एक नई साइलेंट बीमारी है जो कि भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्या होती है और ये कैसे होती है? देखिए, इसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना चाहता हूं। अभी तक 1980 के पहले देखा जाता था कि कई बीमारियां होती हैं जिसके अंदर लिवर के अंदर फैट जमा होता है, यानी लिवर की कोशिकाओं के अंदर फैट जमा होता है। किसी भी फैटी लिवर की डेफिनेशन के लिए कि अगर लिवर की सारी कोशिकाएं ले, यदि 5% से ज़्यादा कोशिकाओं में उनके सेल्स के अंदर फैट रहता है तो उसको फैटी लिवर कहा जाता है। सन 80 के दशक तक फैटी लिवर को एक बड़ा ही सिंपल और बिनाइन किस्म की बीमारी मानी जाती थी, यानी जैसे कि लोगों को लगता था इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन 1980 में मेयो क्लिनिक में इसकी एक बार रिसर्च में वहां पर पाया गया कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में कभी शराब भी नहीं पी, लेकिन उनकी जब लिवर बायोप्सी किसी वजह से की गई तो पता चला कि उनके लिवर में अंदर फैट था, और फैट ही नहीं, कुछ केसेस के अंदर तो अल्कोहल से होने वाली जैसे हेपेटाइटिस थी उसके भी चेंजेस दिखे। और वो सारे मरीज जो बोलते थे कि साहब हमने जिंदगी में कोई शराब नहीं पी, तो वहीं से वर्ड चालू हुआ था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो जितने लोग शराब का सेवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं, लगभग 100% लोगों को लिवर के अंदर फैट जमा होता है। 100% या 100%, और कुछ ही को आगे बढ़ के और सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। पर चूंकि ये लोग कभी शराब पी ही नहीं थे और इस तरह के जो फीचर्स इनके लिवर के अंदर देखे गए थे, तो उसको नाम तब से दिया गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी बिना शराब लिए भी लोगों के इस पे फैट जमा होता है करके। कुछ ही सालों में ये पाया गया है करके कि ये एक बिनाइन बीमारी नहीं है। और यदि आप 100 लोग लेते हैं फैटी लिवर डिजीज के, लगभग 20% लोगों को इस पे आगे की भी बीमारियां हो सकती है, जिसमें लिवर के अंदर हेपेटाइटिस या सूजन होने लगती है, और यही आगे बढ़ के फाइब्रोसिस यानी लिवर की हार्डनिंग चालू हो जाती है, जो बाद में सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है। यानी 100 में से 20% को इन्फ्लेमेशन होगा, जिसको नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बोला जाता था, और इसी के करीब मात्रा के करीब 20% लोगों को आगे लिवर हार्ड होकर सिरोसिस या लिवर श्रिंक होकर हार्ड हो जाता है, जिसको सिरोसिस कहते हैं। और जिनको सिरोसिस हो जाती है, लगभग 1% हर साल कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। तो आजकल इसलिए इसका इंसिडेंस चूंकि बढ़ गया, कई चीजें इसके अंदर और भी पता चली है कि ये फैटी लिवर जो होता है शराब से न होने वाला, ये बहुत सारी मेटाबॉलिक बीमारियों से जुड़ा हुआ है। यानी कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, मोटापा, ऐसी कई तरह की बीमारियां हैं, तथा कुछ जेनेटिक बीमारियां भी हैं करके जिसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और चूंकि डायबिटीज की मात्रा तो हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रही है, सुनते कि 2030 आगे तो शायद हिंदुस्तान डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा। यानी इस प्रॉब्लम को अब धीरे धीरे काफी बढ़ना, यानी मात्रा इसकी काफी बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह मोटापा भी बढ़ता चला जा रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हुई लोगों की, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम देखने को काफी मिल रही है। प्रॉब्लम यह है कि आगे आने वाले दशकों में कुछ सालों बाद प्रॉब्लम हेपेटाइटिस बी और सी के बहुत आगे ये बीमारी निकल जाएगी, और सिरोसिस वगैरह का सबसे मुख्य कारण प्रॉब्ली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाएगा। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, उसके बाद नैश, नैश के बाद सिरोसिस और सिरोसिस के बाद कैंसर। तो ये 100% लोगों में, जैसे आपने बताया, अल्कोहल वालों में होता है, लेकिन भारत में अल्कोहल लेने वालों की संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें लाइफ स्टाइल का, खान पान का और जेनेटिक्स का एज ए कारण क्या रोल रहता है? देखिए, इसके अंदर जैसे हमने आपको बताया, लाइफस्टाइल के अंदर चेंज के अंदर आज के ज़माने में यदि हम देखें करके, एक लैक ऑफ एक्सरसाइज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका अल्ट्रा प्रोसेस फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये दोनों ही चीज़ें मिला के यदि देखा है तो इनसे ओबेसिटी बहुत बढ़ता जा रहा है। जहाँ मोटापा बढ़ता है, जहाँ वेट बढ़ता है, दूसरे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से डायबिटीज़ वगैरह भी बढ़ना चालू हो जाते हैं। यदि आप देखा जाए तो पिछले, अब मैं बता दूं, पिछले 3-4 साल में ये डेफिनेशन भी या इसका नोमेनक्लोजर भी इस बीमारी का बदल गया है। अब ये पाया गया है कि ये फैटी लिवर बहुत सारे कंडीशंस के अंदर जो अब देखा गया है कि प्रॉब्ली ये कई तरह की मेटाबॉलिक बीमारियां जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हाइपोथायराइडिज्म, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिससे ये जुड़ा हुआ है। यानी इनमें फैटी लिवर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आजकल
नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की वजह इसको मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर या MSLD बोलने लगे, इसको मैसल्ड बोलने लगे NFLD की वजह। जेनेटिक्स का क्या रोल होता है इसमें डॉक्टर साहब? जेनेटिक्स का भी रोल है। देखिए कुछ बीमारियां हैं जिनको मोनोजेनिक बोलते हैं, जो डिजीज है मोनोजेनिक डिजीज यानी ऐसी होती है एक सिंगल जीन के म्यूटेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बड़ी रेयर किस्म की बीमारियां लेकिन होती हैं कुछ ये करके। उसके अलावा होता है पॉलीजेनिक, यानी जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं कि पेशेंट ऑलरेडी कुछ जीन्स की म्यूटेशन है और वो प्रीडिस्पोज्ड है किसी वजह से इस बीमारी को, साथ में अगर उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, खान पान बिगड़ जाता है, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के उसमें बीमारी का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसी कई बीमारियां हैं आज, कई तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम्स और इस पे देखी गई हैं, कई जेनेटिक म्यूटेशंस भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें इस तरह का रहता है। ऐसा भी देखा है कि फैमिली में किसी एक को यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसलिए उनको प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर इसमें हाँ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा करना चाहूँगा कि इस पर साथ में, इसलिए अब आपको NFLD की वजह MSLD बोलने लगे, नैश की वजह उसको मैश बोलने लगे हैं, ठीक है। और एक कैटेगरी उन्होंने जो डाली है उसकी दूसरी ये वजह और भी थी कि कई लोगों को लग रहा था कि बड़ा स्टिग्मेटाइजिंग है, लोगों को लगता था यार लोग बोलते नॉन अल्कोहल, हम कभी शराब ही नहीं पी करके, तो लोग ऑफेंड होते थे, इसलिए उन्होंने अल्कोहलिक वर्ड हटाई दिया, उन्होंने MSLD और मैच कर दिया है और एक कैटेगरी अलग बनाई है जिसको वो बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड MSLD विथ अल्कोहलिक लिवर डिजीज, दोनों का कंबाइंड फैक्टर है। तो उसमें उन्होंने कुछ तरह की मात्रा निर्धारित की है कि फीमेल्स भी इतना लेंगे या मेल्स भी इससे ज़्यादा लेंगे तो उनके अंदर जो रहेगा प्रोपोर्शन वो ये दोनों बीमारियों का एक कंबाइंड इफेक्ट रहेगा, तो उसको इन्हें कंबाइंड मेट ALD करके बोलते हैं, उसको इस तरह का हो गया। और कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनको फैटी लिवर अल्कोहल से होता है तो उनको सीधे सीधे ALD बोलते हैं, उसको NFLD नहीं बोलते, MSLD नहीं बोलते, तो ऐसा है। डॉक्टर साहब मैं एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हूँ, तो Yeah. मैंने कई बार देखा है एथलीट जो बोलते हैं हम तो 100% फिट हैं, हमें कोई बीमारी नहीं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसमें भी फैटी लिवर मिलता है। Yeah. तो उसमें क्या कारण हो सकता है? नहीं, उसमें देखिए उसमें भी कई बार ये देखा है, इसको एक कैटेगरी है जिसमें लोगों का वजन भी बिल्कुल सेम हर तरह से है, जैसे एथलेटिक पर्सनालिटी भी है करके। इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को लीन नैश बोला जाता है या लीन MFLD बोला जाता है, यानी ये बिल्कुल हर तरह से वेट वगैरह सब सही है, सब कुछ होने के बाद। लेकिन इसमें साहब फिर भी देखा गया है कि कई लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जिनका वेट भी अगर नॉर्मल रहता है, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी चीज फैटी लिवर से जुड़ी हुई है वो है एक ट्रंकल ओबेसिटी। आपने देखा होगा, और ये खास चीज एशियंस में देखी जाती है, साउथ एशियन में, इंडिया भी साउथ एशिया में आता है। इस पे खास देखा गया कि जब भी वजन पुट ऑन करते हैं यहाँ के लोग, हमेशा तोंद बाहर निकलती है साहब। तो ट्रंकल ओबेसिटी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है साउथ एशियन से रिलेटेड, लेकिन ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति जिसकी जो पूरी तरह से मोटा है, जैसे हाथ पैर भी मोटे हैं, सब जगह से मोटे हैं, और एक व्यक्ति जिसकी सिर्फ तोंद निकली हुई है और बाकी ज़्यादा नहीं है, तो जिसकी तोंद फैट जिसका जमा हो रहा है एब्डोमेन के अंदर, वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यही मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी फैट से होता है। तो इसलिए ट्रंकल हो, तो बहुत सारे लीन मैच जो अदरवाइज बिल्कुल फिट लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी तोंद बड़ी हुई निकलती है तो उनमें फैटी लिवर हो सकता है बहुत बार, क्योंकि उनमें ट्रंकल ओबेसिटी रहती है। तो ये एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक कि लाइफस्टाइल चेंजेस का भी, जैसे हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, जो लाइफस्टाइल चेंजेस आप अदरवाइज MSLD के पेशेंट में बताते हैं, ऐसे ही लीन वाले जो अदरवाइज भी हेल्दी है उनमें भी रिकमेंडेड है कि उनको एक्सरसाइज और अपना वजन पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा भी वेट रिडक्शन अगर करते हैं ये करके तो उनमें काफ़ी कुछ फर्क पड़ सकता है। तो ये कैटेगरी बिल्कुल अलग तरीके, इसको लीन MSLD हम लोग बोलते हैं, जैसे कि डॉक्टर लुनावत ने अभी पूछा था मेरे से कि इस तरह का, तो ऐसा हो सकता है। अब इसमें कौन सी कैटेगरी रिवर्सिबल होती है अर्थात पलट सकती है और कौन सी कैटेगरी आगे बढ़ती जाती है? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। रिवर्सल तो कायदे से देखा है, अगर सही मायने में देखा है तो हर स्टेज का रिवर्सल संभव है यदि आपके लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपका वेट है, क्योंकि अभी तक सारा वेट से ही सारी चीजें नापी जा रही है, हालांकि अभी लोग ये भी कहने लगे कि सिर्फ अकेला BMI जिसको लेकर वेट के हिसाब से जो BMI कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति इसका BMI पूरी तरह से नॉर्मल है लेकिन उसकी तोंद निकली हुई है, तो ही इज मोर प्रीडिस्पोज्ड टू डेवलप दिस प्रॉब्लम कंपेयर टू यानी दूसरा जिस व्यक्ति को तो न निकली हो लेकिन उसका BMI सेम हो ये करके, तो लोग बोलते हैं कि साहब हो सकता है BMI अच्छा, लेकिन आज की तारीख में अभी तक तो कम से कम BMI को ही हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह, तो उसमें यह देखा गया है कि यदि आपको 5% बॉडी वेट भी अगर आप रिड्यूस करते हैं तो लिवर का फैट डिसअपियर हो जाता है, यानी चला जाता है। यदि 7% बॉडी वेट रिडक्शन होता है तो अंदर लीवर में होने वाली सूजन यानी हेपेटाइटिस के जो चेंजेस होते हैं वो भी रिग्रेस होने लगते हैं।
और यदि आप 10% के ऊपर अपना वेट लॉस करके और उसको मेंटेन करते हैं तो जो हार्डनिंग आपकी लिवर की हो रही है, जो फाइब्रोसिस हो रहा है, वो थोड़ा बहुत रिग्रेस हो सकता है, वो भी रिग्रेस हो सकता है। तो यानी वेट लॉस का हर स्टेज के ऊपर डेफिनेटली बेनिफिशियल इफेक्ट है। इसमें अब हम चलते हैं, क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसको एक साइलेंट बहुत ही जल्दी फैलने वाली बीमारी के रूप में इंडिया में देखा जा रहा है। तो इसमें कोई लक्षण होते क्या है, या लक्षण नहीं होते तो हम डायग्नोस कैसे करेंगे? नहीं, तो बात बिल्कुल आप सही करें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, अधिकांश वक्त साहब ये डिजीज एक तरह का ये सिम्टोमिक डिजीज है कि सिंपल फैट लिवर में जमा होने से कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हो सकते। हाँ, अगर ज़्यादा फैट जमा होता है तो लिवर अगर इनलार्ज होता है तो लिवर की कैप्सूल यदि स्ट्रेच होती है तो कभी कभी आपको पेट के ऊपरी हिस्से के दाहिने हिस्से में जहां लिवर रहता है वहां थोड़ा सा कभी कभी दर्द हो सकता है या थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन फ्रैंक फीचर्स इस तरह के नहीं आती। अधिकांश व्यक्ति जब आते हैं हमारे पास में, उनका लिवर थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, हल्का सा एनलार्ज मिलता है कभी कभी, वो भी हमेशा नहीं। लोगों को जॉन्डिस जैसी बीमारी तो बहुत लेट डेवलप होती है इस बीमारी के अंदर। हाँ, यदि इन पेशेंट पे आपको सस्पिशन है कि साहब मोटा है करके, तो आजकल हर डायबिटिक पेशेंट और हर मोटे व्यक्ति के अंदर हम लोग लिवर फंक्शन जरूर टेस्ट करते हैं, क्योंकि लिवर फंक्शन बड़े सेंसिटिव होते हैं। बहुत बार इनके अंदर इनके एसजीओटी, एसजीपीटी या एएलटी, एसटी इसको बोलते हैं, कुछ एंजाइम्स बढ़े रहते हैं, जो कि लिवर के अंदर यदि कोई कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं या डैमेज हो रही हैं तो उसमें ये लेवल बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह का मैच का इंडिकेशन होता है कि अकेला फैटी लिवर नहीं, इसकी बीमारी डेफिनेटली आगे बढ़ी हुई है। तो हम लोग कई बार बायोकेमिस्ट्री पे भी रिलाय करते हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार लोगों को बड़ा एडवांस डिजीज होता है, उनके फिर भी एसजीओटी, एसजीपीटी नॉर्मल रह सकते हैं। तो कहा जाए तो इसमें सस्पिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पर अधिकांश समय में अगर देखा जाए तो पेशेंट्स कोई सिम्टम्स लेके नहीं आता इस चीज के, वो तो हमेशा जांचों के ऊपर ही कई बार निकल के आता है। पर चूंकि ये बीमारी काफी सीरियस हो सकती है आगे, इसलिए आजकल हम लोग हर व्यक्ति जो डायबिटिक है या ओबीज है या जिसकी घर में कोई फैमिली हिस्ट्री इस तरह की रही है करके, इनको हमेशा हम लोग तरीके से लिवर फंक्शन भी इनमें इवेलुएट करते हैं। तो अर्थात इसकी जांच जो है लक्षणों से न होके हम जांच करते हैं। अब जांच में दो तरीके की जांच होती है, या तो हम ब्लड सैंपल से, खून से कर लें, या फिर इसमें जो सोनोग्राफी, फाइब्रो स्कैन या लिवर बायोप्सी। तो हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और क्या प्रेफर किया जाता है? बहुत बार जो पेशेंट्स आते हैं इनके अपन जैसे जांचें कराते हैं, लिवर फंक्शंस तो कराए जाती हैं, जैसे बिलिरुबिन है, जीओटी, एसजीपीटी है, गामा जीटी होता है या अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो तो करते ही हैं। इमेजिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस बीमारी के अंदर। सबसे कॉमनेस्ट और रूटीनली अवेलेबल यानी हर जगह बड़े आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी, हालांकि अब मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ही एक्यूरेट है करके, बहुत सारे अर्ली केसेस के अंदर जिसमें सिर्फ हार्डली 5 या 10% फैट होता है, कई बार अल्ट्रासाउंड इस चीज को मिस कर सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज एक रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत मजबूत अच्छी चीज है, जिसमें थोड़ा सा अंदाज लग सकता है कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि नहीं। स्पेशली ग्रेड 2 यानी उसकी ग्रेडिंग होती है कि एक ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो काफी साइंटिफिक है, वो अभी यहाँ डिस्कशन के उसमें नहीं आती है। पर यह है कि अलग अलग तरह की ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 यानी बिल्कुल माइल्ड किस्म का फैटी लिवर है, और ग्रेड 2 और 3 तो बहुत ही एडवांस किस्म के फैटी लिवर। तो हम लोगों का टारगेट रहता है कि जब भी इस तरह के मरीज आते हैं, यदि उनको डायबिटीज और ये सब साथ में है और अगर इस तरह का जरा भी फैटी लिवर आता है तो लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। ये लिवर फंक्शन टेस्ट कराने के बाद में अगला यह रहता है कि उसमें कुछ तरह के स्कोरिंग सिस्टम्स है हमारे पास में। स्कोरिंग सिस्टम्स का मतलब आपने को, जैसे आपने प्लेटलेट काउंट लिया पेशेंट का, एसजीओटी, एसजीपीटी ली, एज क्या है, बिलिरुबिन क्या, अलग अलग उसकी तरह से कम 8-9 तरह के स्कोर है, जिसमें एक FIB-4 स्कोर करके होता है जो सिर्फ इन वैल्यूज के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसकी वैल्यूज रहती है, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर अगर जा रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को डेफिनेटली काफी सीवियर डिजीज है और इसको आगे जांच की आवश्यकता है। और कुछ में जिसमें बहुत ही कम आती है उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब यह है कि उसको फैटी लिवर से होने वाली कोई सीरियस बीमारी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो इन दो रेंजेस के बीच में आते हैं, जिसको इंडिटरमिनेट बोलते हैं हम लोग कई बार। तो यहाँ पर आगे की स्टेज पे ये रहता है जहाँ पर पेशेंट्स का इंडिटरमिनेट है या कुछ लगता है और लगता है कि नहीं पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आगे का टेस्ट होता है जिसको लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट हम लोग बोलते हैं, यानी लिवर कितना हार्ड हो रहा है उसका मेजरमेंट। तो इसके लिए कई तरह के उपकरण अवेलेबल हैं, जिसको हम एक तो इसको हम फाइब्रो स्कैन बोलते हैं। ये या तो ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी होती है या एक एकॉस्टिक फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इंपल्स करके आरफी करके एक टेस्ट होता है, ये होता है। या बहुत ही एक्यूरेट यदि आप लेना चाहें तो एक एमआर इलास्टोग्राफी करके होती है। हालांकि ये जांच इसमें सबसे एक्यूरेट यदि देखा जाए तो एमआर इलास्टोग्राफी है, लेकिन ये बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है और अधिकांश जगह अवेलेबल नहीं है। शायद मध्य प्रदेश में अभी एमआर इलास्टोग्राफी कोई करता नहीं है क्योंकि कॉस्टली है।
पर बम्बई या बड़े शहरों में होता है। लेकिन आमतौर पे जो दूसरी मशीन है, जैसे जिसको वाइब्रेशन कंट्रोल इलास्टोग्राफी हम लोग बोलते हैं, ये जो फाइब्रोस्कैन जैसे होता है करके, ये सब जगह अवेलेबल है चीज़ें, और इससे आपको लिवर की स्टिफनेस का अंदाज लगता है। एक नॉर्मल लिवर की स्टिफनेस समझ लीजिए 5 से 7 केपीए तक रहती है। 8 का मतलब आपको लिवर में हार्डनिंग चालू होगी, फाइब्रोसिस डेवलप होगी। 10 के ऊपर डेफिनेटली एडवांस फाइब्रोसिस है, 12 के ऊपर तो सिरोसिस है, ऐसा माना जाता है। तो ये वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर पेशेंट्स को हम लोग पहले कर लेते हैं, जब इलाज चालू होता है, ये होता है तो हर साल में एक साल में उसको बार बार हम लोग रिपीट करके देखते हैं। जो पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इनकी केपीए वैल्यू घटना चालू हो जाती है। 10 से हो सकता है 10 से 9 हो जाए, उससे 8 हो जाए। एक व्यक्ति हमारे पास आता था, अभी तक याद है मेरे को, उसकी शुरू में आती साथ करीब 13 थी, काफ़ी थी, एडवांस थी वो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटते घटते वो 8 पे आ गई उसकी। यानी डेफिनेटली कुछ पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसमें फर्क। तो ये सारे टेस्ट इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि इससे पहले जब ये टेस्ट नहीं थे तो केवल एकमात्र टेस्ट हुआ करता था जिसको आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, और वो था लिवर बायोप्सी। यानी आप सुई से लिवर अंदर जाके लिवर का टिश्यू लेके करना। लेकिन याद रखिए, एक रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि ये बड़ा इन्वेजिव किस्म का टेस्ट है, और अधिकांश मरीज इसके लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि लिवर बायोप्सी में कुछ भी कहिए तो भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर। तो और ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर मरीज को फॉलो अप आप लिवर बायोप्सी करें, इसलिए बाद में ये सारे टेस्ट अवेलेबल हो गए। और आजकल सारा एम्फेसिस अल्ट्रासाउंड हुआ, फाइब्रोस्कैन हुआ, और इस तरह के सारे टेस्ट के ऊपर आ गया है। और आजकल हम नॉन इन्वेजिवली भी बहुत सारी इन तरह की बीमारियों को आसानी से पकड़ सकते हैं, और बड़ा आसान है इन चीज़ को मैनेज करना। ठीक सर, अब आपने कहा मैनेज करना आसान है। मैनेज करने के दो हिस्से होते हैं, एक लाइफस्टाइल चेंजेस और दूसरा दवाइयाँ। तो मैं पहले आपसे चर्चा करना चाहूँगा, एक जो वर्ल्ड वाइड आजकल बातचीत चल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड लो कार्ब डाइट। सर, इनका क्या रोल रहता है? देखिए सही, देखिए एक चीज मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, इस तरह अपन ज्यादा इस तरह चालू कर सकते हैं कि इस सारी चीज के अंदर इलाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। एक चीज जो बड़ी क्लियरली प्रूवन है, यानी बिल्कुल 100% क्लियरली प्रूवन है, वो है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें आपका रेगुलर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, और थोड़ा डाइटरी मैनिपुलेशन जिसमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक इसका सवाल आता है कि एक्सरसाइज यानी कैसी एक्सरसाइज, हर एक जन तो दौड़ नहीं सकता, हर एक जन कोई मिल्खा सिंह बन नहीं सकता, ना कोई दौड़ने आता, लेकिन उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया वन रखे हुए हैं। 150 मिनट्स पर वीक ऑफ वॉक यानी ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। चलने और टहलने में फर्क है, याद रखें। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो साहब जाते हैं, टहलना अलग होता है, चलना इट शुड बी रिलेटिवली ब्रिस्क वॉक। ये यानी यदि आप 5 टाइम्स इन अ वीक भी अगर आप करते हैं 30 मिनट्स के लिए भी, तो इट्स क्वाइट गुड टू रिड्यूस योर वेट। ये चीज हुई। दूसरी चीज, इसके बीच में आप 2 या 3 दिन जाके वेट्स वगैरह कर सकते हैं, जिसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बोलते हैं, तो वो भी रिकमेंडेड कि 2 या 3 बार आपको हफ्ते में करना चाहिए करके। तो इन दोनों चीजों से भी आपका धीरे धीरे आपका। अब जहां तक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का सवाल है, जैसे इंटरमीडिएंट फास्टिंग और करके, कम से कम 8 या 9 तरह का डाइट रिकमेंडेड है। कोई बोलता है मेडिटेरियन डाइट लीजिए, कोई बोलता है इंटरमीडिएंट फास्टिंग लीजिए करके। यदि आप मेरे से पूछेंगे तो सारे डाइट्स को जिस तरह के रिकमेंडेड है अगर आप मिलाया जाए, जैसे कीटोजेनिक डाइट भी एक है, तो किसी डाइट पे कोई अलग फर्क ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना है। जितना मरीज खा रहा है उस पर 20% रिड्यूस कर दिए, पेशेंट को से 1800 कैलोरीज के अंदर भी रहता है, 500 कैलोरीज कम हो जाती हैं करके, वो भी करके, और साथ में करके अगर आप करते हो वेट पे ध्यान रखें। अगर वेट ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 मंथ्स, आप धीरे धीरे कर ग्रेजुअली इसको रिड्यूस करें, तो इस चीज से काफी फर्क पड़ता है। तो लो कार्ब डाइट का मतलब ये हो गया कि अपने को कैलोरीज कंज्यूम करना है, और आपको एंड यू हैव टू बर्न द कैलोरीज, इसलिए साथ में साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जरूरी। ये दो चीजें सबसे कारगर है साहब। सर, इसके बाद दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट मेडिकल। जहां तक दवाओं का सवाल है, नेचुरली सब फिजिशियंस हैं, हर एक जन दवा ढूंढने की कोशिश करेगा ना। एक चीज बड़ी क्लियरली समझ लीजिए, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है फेडरल FDA है, फेडरल ड्रग एजेंसी। काफी दुनिया उसको फॉलो भी करती है। आज की तारीख में भी अभी तक मार्च 2024 तक कोई भी दवा FDA अप्रूव नहीं थी इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। कई दवाएं ट्राई हुई ये करके, पर कोई दवाएं रेगुलर प्रैक्टिस पर भी 2024 में एक रेस्मिटोराम नाम की एक नई दवा अब आई है, जिसको FDA ने एक्सेलरेटेड अप्रूवल दिया है कि इससे फाइब्रोसिस कम होती। जितनी दवाएं इससे पहले अवेलेबल थी, इन सारी दवाओं में बहुत बार फैट कम हो जाता था, पेट लिवर की सूजन कम हो जाती थी, लेकिन जो फाइब्रोसिस या हार्डनिंग हो रही थी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। कई दवाएं जो पॉपुलरली यूज हुई, विटामिन ई यूज हुआ है, जो आज भी यूज होता है, पायोग्लिटोजन यूज होता है, कुछ और होती है जिनको हम सेरोग्लिटरॉल बोलते हैं, और भी कई दवाएं एल्फेब्रिनॉल या कुछ इस तरह की जो ट्राई की जा रही हैं इस तरह की।
और लेकिन अभी जो इसमें आया है जो नई दवा, लेकिन हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेंट्रल इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके प्रॉब्ली डॉक्टर एस के सरीन इन दिल्ली एंड डॉक्टर आकाश शुक्ला इन मुंबई दे हैव रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट, और एक कंपनी ने प्रॉब्ली किसी कंपैशनेट बेसिस पे ये पर्टिकुलर दवा हिंदुस्तान में सप्लाई करना चालू कर दी। दवा थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ये थोड़ा यही एक दवा है रेस्मेटोरम जो अभी आई है जिसपे थोड़ा बहुत लीवर की फाइब्रोसिस पे असर दिखता है। इसके अलावा आजकल कुछ नई कैटेगरी की मेडिसिन है बहुत सारी था जो ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज के लिए यूज होती है, जैसे सेमीग्लूटाइड है या टर्जीपेटाइड के नाम से, मोन्जारो के नाम से भी आती है करके। ये इनको सब GLP-1 एगोनिस्ट बोलते हैं या GP एगोनिस्ट बोलते हैं या ग्लूकागोन एंटागोनिस्ट बोलते हैं या GIP एंटागोनिस्ट या GIP एगोनिस्ट बोलते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन आजकल आ गए हैं। आजकल एम्फेसिस इस तरह का है, यानी अगर आप सही मायने में देखें कि डायबिटीज है 60% को फैटी लिवर हो रहा है, जितने मोटे लोग हैं 90% को फैटी लिवर हो रहा है, जो अपन जानते हैं कि हमें इस तरह का होना है, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि पहले से ही उनका मेटाबॉलिक मिलियो बॉडी का जो होता है पूरा सीन पहले से ही बदल दे ताकि प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो इसलिए जो नई नई दवाएं आ गई GLP एगोनिस्ट आ रहे हैं जैसे लिराग्लुटाइड, सीमाग्लुटाइड, मोन्जरो, दे आर फाइंडिंग ए वेरी गुड प्लेस। इनसे डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, बॉडी वेट कम से कम 15-20 किलो कम हो जाते हैं लोगों के, तो ऐसा भी देखा गया। हालांकि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं ये करके। दवाएं अभी काफ़ी महंगी है, लेकिन हिंदुस्तान में ओवर पीरियड ऑफ टाइम सस्ती हो जाएंगी। आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्ली ये दवाएं आपको, डॉक्टर लुनावत मैं आपको बता दूं, ये दवाएं डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज लाने वाली हैं। इससे वेट रिडक्शन ये करके तो हो सकता है आगे इसका सीन काफ़ी बदल जाए इन दवाओं की वजह से। लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर बहुत ही ज्यादा मोटा आदमी है कभी ये करके, तो बेरेटिक सर्जरी होती है जो आजकल ओबेसिटी के लिए बहुत सारे तरह की बेरेटिक सर्जरी अब अवेलेबल है। उससे भी ड्रामेटिक रिस्पांस आता है, सीवियर वेट रिडक्शन होता है अच्छा खासा, और इसमें भी काफी अच्छा असर आता है, लीवर के अंदर फैट वैट सब गायब हो जाता है। तो इस तरह धन्यवाद डॉक्टर चौवल। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को उनके अच्छी लिवर सेहत के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छी लिवर सेहत के लिए देखिए, आपको अपनी आदतें सुधारना सबसे पहले जरूरी है। पहली चीज एक तो साहब रेगुलर एक्सरसाइज एक डाल लीजिए कि आपका अगर आप खाते हैं पीते हैं रोज के हिसाब से, तो भैया एक्सरसाइज भी एक जरूरी है, मान के चलिएगा। आपको जैसे मैंने बताया कि आप वॉक भी कीजिएगा, आपके रेजिस्टिंग एक्सरसाइज भी कीजिएगा, आप 5 दिन भी यदि आप रेगुलरली करते हैं जैसे मैंने बताया है, इससे काफी फर्क पड़ेगा। दुनिया की बाकी सब चीज़ों से दूर रहे, कम से कम शराब वगैरह एक ऐसा चीज़ है उसके सेवन एक भाई देखिए बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, बहुत ही कम उसमें रिकमेंड, जहाँ तक हो सके न ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। डाइट का भी एक बैलेंस किस्म का डाइट जरूरी है। जितने अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आजकल आए हैं इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह के, और कंटिन्यूस बैठे रहना, कंटिन्यूस मोबाइल ये करना, जिस तरह की लाइफस्टाइल होती जा रही है आगे हमको बहुत ही यानी डर ही लगता है, क्योंकि बीमारी जैसे हेपेटाइटिस C अब दुनिया से करीब करीब गायब भी होने वाला है, क्योंकि इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ गया। हेपेटाइटिस B भी वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह सब काफ़ी कम हो गया है। आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम फैटी लिवर से होने वाली है, सिरोसिस वगैरह का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और चूंकि आप पहले ही जानते हैं कि साहब ये सब ये मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ किया जाए कि आपका मेटाबॉलिक मिलियो पहले से आप सही रखें, तो आप काफ़ी कुछ इससे बच सकते हैं साहब। तो धन्यवाद डॉक्टर चौवल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी हमारे, कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, खाए पिए लेकिन साथ में एक्सरसाइज करें, और खान पान में तेल की, घी की, बटर की मात्रा बहुत कम रखें। एक्सरसाइज सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये जैसे कि बताया डॉक्टर चौवल ने, फैटी लिवर डिजीज एक साइलेंट किलर बनता जा रहा है इंडिया जैसी स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। तो उसको कंट्रोल करना है तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा रखना होगा। देखते रहिए DNN पर सेहतनामा। धन्यवाद।